हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रॉमिस किया था कि आज से हम लोग पर्यावरण सब्जेक्ट चालू करेंगे और मैं आपको पर्यावरण की कंप्लीट वीडियो सीरीज उसी प्रकार दूंगा जैसे कि मैंने आपको कंप्यूटर की सीरीज मंडी निरीक्षक एग्जाम के लिए दिए थे। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो आप ऊपर जाके आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको कंप्यूटर के पूरे लेक्चर प्रोवाइड किए थे। ठीक है, ACF एग्जामिनेशन का जो वीडियो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने पर्यावरण सब्जेक्ट एक चुना है और इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा आपका एनी हाउ। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस की कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, फिर भी मैं आपका कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो लोग मंडी निरीक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो दुखी हैं कि मैं आपको ACF पे स्विच करा रहा हूँ तो प्लीज़ दुखी ना हो। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप 3 चीज़ें मेरे लिए करते हो तो मैं आपको वीडियो लेक्चर कम्प्लीटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलाऊंगा। पहली चीज़ तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखें बिना स्किप किए, जो भी देख रहे हो। सेकंड, आप इस वीडियो में को प्लीज़ लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। उससे केवल यही चीज़ होगी कि यूट्यूब मेरे वीडियो को रिकमेंड करेगा दूसरे यूज़र को। ठीक है, मुझे लाइक कमेंट का कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे 20,000 सब्सक्राइबर है दूसरे यूट्यूब चैनल में। तीसरी चीज़ मैं आपको एक और बताऊं कि आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक और आपके इंस्टाग्राम में एटलीस्ट फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप में अगर आपको जुड़ना है तो आपको मैं प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों प्लेटफॉर्म में मुझसे जुड़िए। मैं वीडियो का एक सैम्पल वीडियो डालता रहता हूँ और वो सैम्पल वीडियो को एटलीस्ट अपनी स्टोरी पे डाल के मुझे टैग कीजिएगा। बस उतना ही काम कर दीजिए। और उसके अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं, जो भी फ्री ग्रुप है जो अलाउ करते हैं कि आप इस तरीके के कंटेंट वहाँ शेयर कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ जाके मेरा कंटेंट शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है, उसमें 150 से ऊपर मेंबर हो गए हैं अब और वो धीरे धीरे 200 के आसपास होने वाले हैं। तो प्लीज़ वहाँ जुड़िए और उन व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, वहाँ जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिंक निकाल के लिंक में टैप करके आप मुझे नाम और लोकेशन के साथ सेंड करेंगे तो मैं आपको उन ग्रुप का हिस्सा बना दूंगा और वहाँ पे जितनी भी आपको सर्विसेज मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, मेरी एक योजना है, आपको बता दूँ, कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ आपको पर्यावरण सब्जेक्ट के साथ साथ मैं आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट का भी एक नोट्स दूंगा। उसमें मैं हिंदी पढ़ाऊँगा। हिंदी पढ़ाने से क्या होगा, वो आपके ACF के सिलेबस में भी है, आपके व्यापम के सिलेबस में भी है, तो दोनों की चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले खुश होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, और व्यू तभी आएंगे जब आप उसको शेयर करोगे। उससे मेरा पर्सनली फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन आपका भी फ़ायदा होगा। ये सोच के आप वीडियो शेयर करिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपको मैं जैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ वैसे प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि मुझे आपको सेपरेटली लिंक नहीं भेजना पड़ेगा। जैसी वीडियो आएगी आपको ऑटोमेटिकली इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चालू कर रहे हैं आपका बायोडाइवर्सिटी और ये पहला आपका टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम लोग इसके पूरे फैक्ट्स देखेंगे और जो फैक्ट्स आपको नहीं पता है, और हाँ एक चीज़ रिक्वेस्ट है यार, प्रॉपर नोट्स बनाओ। आप कुछ चेक वैक तो कराते नहीं हो तो एटलीस्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को जाके नहीं बोलूँगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, मेरी यहाँ पे कोई गरज नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप नोट्स बनाओ। आप अपने लिए बनाओ ना यार, अपने लिए बनाओगे तो आप खुश रहोगे, मैं थोड़ी ना उससे कुछ फ़ायदा है। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो आपको ये फ़ायदा है कि आपको जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊँगा, जब अगर मुझे टाइम मिला तो आप ये सारी चीज़ें मैच कीजिएगा वहाँ से। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका बायोडाइवर्सिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं आपका जैव विविधता। ठीक है, जैव का मतलब केवल जीव लोग से नहीं है, उसमें पादप और ये सारे लोग भी आते हैं ना। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी सिंपल सी है कि किसी भी प्राकृतिक आवास में या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट में पादपों या मतलब फ्लोराज एंड फौनास के बीच में डिफरेंस और जंतुओं के बीच में, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग भी हो गए, प्रजातियों में बहुलता मतलब प्रजाति और जाति में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको ध्यान देना। प्रजाति मतलब जैसे सेम क्रीचर के बीच में डिफरेंस, और जाति मतलब डिफरेंट क्रीचर के बीच में डिफरेंस।
ठीक है। प्रजातियों में बहुलता जैव विविधता कहलाती है, ये एक सिंपल सादी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। अब कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूँ, वो फैक्ट आप पक्के से नोट डाउन कर लो, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में पूछता है। पहला फैक्ट देखो कि पहले जैव विविधता को जैव विविधता टर्म से नहीं जाना जाता था। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ को बताना भूल ही गया, ये जो बुक है परीक्षा वाणी की बुक है, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कायदे से पढ़ना है सब्जेक्ट को तो प्लीज़ परीक्षा वाणी की जो बुक है उसको परचेस कर लो। इसका फ़ायदा ये है कि इस बुक में नोट्स के साथ साथ, मतलब आपको नोट्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा जो कि वेरियस एग्जाम में पूछा गया, और अलग से इन्होंने कई सारे इसमें ऑब्जेक्टिव और ऐड किए हुए, तो वो करोगे तो बेटर है। इसके अलावा आप घटना चक्र ले सकते हो। अब घटना चक्र ढूंढने के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। उसका एक घटना चक्र भी आता है, घटना चक्र लेके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे हुए, इतना करिए वो सफिशिएंट होगा। और मेरे सोर्स भी यही है, ये बुक है, घटना चक्र है, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की मेरे पास बुक है, और मैं उसी पैटर्न में आपको पढ़ाऊँगा और टॉपिक दोनों से कवर करूँगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आता है आपका कि जैव विविधता शब्द को हम लोग पहले जैविक विविधता नाम टर्म से डालते थे, और ये टर्म दिया था आपके रेमंड एफ दसमान नाम के एक साइंटिस्ट ने 1968 में, ठीक है। बाद में WG रॉन्जन, अब रॉन्जन मिलेगा, रोजन मिलेगा, जो भी है, लेकिन इसका नाम बस याद रखना, इसने 1985 में इसी जैविक विविधता टर्म को जैव विविधता से संबोधित किया था, मतलब पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ था। बाद में 1986 में एक कीट वैज्ञानिक थे जिसका नाम था A.O. विल्सन, उन्होंने अमेरिकन फोरम में अप्लाई किया कि इस जैविक विविधता वाले टर्म को आपके जैव विविधता टर्म से रिप्लेस किया जाए। जैविक विविधता मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोग को इसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने आवेदन किया, कहाँ पे? अमेरिकन फोरम में। बाद में इस अमेरिकन फोरम ने अपना प्रतिवेदन भेजा आपके राष्ट्रीय संसाधन परिषद को, और फाइनली ये टर्म अस्तित्व में आया, जैव विविधता, ठीक है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था पहली बार? तो रेमंड एफ दसमान। ध्यान दीजिएगा ना, जैविक विविधता। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? WG रॉन्जन। और ये क्वेश्चन CGPSC प्रीलिम्स में आ चुका है, अगर नहीं दिया होगा एग्जाम तो जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता के पिता किसे को कहा जाता है? तो आपके विल्सन को कहा जाता है। इसका पूरा नाम एडवर्ड O. विल्सन है, लेकिन विल्सन याद रखो बहुत है, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि फर्जी नाम आपको एग्जाम में नहीं देगा। इतनी छोटे छोटे फैक्ट्स, आप 3 फैक्ट देख लीजिए। इसके बाद कुछ फैक्ट और हैं जो मैं बता रहा हूँ फटाफट से। सबसे पहले जैव विविधता शब्द को परिभाषित एक सम्मेलन में किया गया था, जो कि 1992 में रियो द जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पर हुआ था। और ये ब्राज़ील का बहुत बड़ा शहर है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये क्राइस्ट का जो सिंबल है, बड़ा सा एक जीसस क्राइस्ट की स्टैचू है, वो रियो द जेनेरियो में है। वो भी नहीं पता तो फास्ट एंड फ्यूरियस 5 देख लेना, वो पूरी शूटिंग रियो द जेनेरियो में हुई है। वेन डीजल को, और क्या नाम है उसका, पॉल, उनको तो जानते ही होगे, और नहीं तो ज़्यादा हीरोइन वगैरह को देखने के लिए देख लेना। रियो द जेनेरियो वो शहर है, और वहाँ पर आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और जहाँ पर जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। इतना क्लियर? विश्व में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपके ब्राज़ील में पाई जाती है, क्योंकि ब्राज़ील कहाँ पे स्थित है? ये 5 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच में। 5 डिग्री क्या है, इसके लिए तो आपको जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, इसको डोल ड्रम की पेटी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी बेल्ट में पाई जाती है, ठीक है। और ब्राज़ील जो है वो आपके भूमध्य रेखा पर स्थित देश है, तो इस वजह से आपका ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि अमेजन जो जंगल है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार आपके ब्राज़ील में ही है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले ब्राज़ील में जो अमेजन फॉरेस्ट है उसमें आग लग गई थी, जो कि हाईलाइट में आया था न्यूज़ में, ठीक है। एक और फैक्ट है आपका जैव विविधता संधि,
29 ऑफ दिसंबर 1993 को प्रभावी हुई। ये भी फैक्ट याद कर लेना डेट के साथ, ठीक है। 2011 और से लेके 2020 एक दशक होता है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक को जैव विविधता दशक के रूप में मनाने का प्रण लिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके CGPSC में पूछ चुका है, ठीक है। और जो ये मैं सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, वो मेंस से रिलेटेड भी ज़रूरी है। एशिया पे तो आएगा ही आएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको CG व्यापक में भी देखने को भी मिल जाए। इसके अलावा आपके CGPSC का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये आएगा, तो सबको जोड़ जाड़ के पढ़ना है ना, सब चीज़ें मैं बताऊँगा, टेंशन मत लो। भारत में लगभग विश्व की जैव विविधता का 7.5 से लेकर 8% तक पाया जाता है। और अगर भारत में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपकी, अगर एक बड़े एरिया की बात की जाए तो आपके वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। अब वेस्टर्न घाट क्या है उसके लिए भी आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट में भी आपके स्पेसिफिकली एक जगह की अगर बात की जाए तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, ठीक है। और ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरला में पाया जाता है, केरला में है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि यहाँ से एक रिवर गुजरती है, वो आपके UPSC में पूछ चुका है कि साइलेंट वैली से कौन सी रिवर गुजरती है, नाम बताओ। तो आपको अगर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका भारत में स्थित NCMB का मुख्यालय कहाँ पर है। NCMB का मतलब नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, इसका मुख्यालय है आपके जामनगर गुजरात में, ठीक है। अंबानी की फैक्ट्री भी यहीं पर है। तो इतनी चीज़ें आपको मैंने बता दी इसके बारे में। इससे जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए जैव विविधता से जुड़े हुए कुछ और तथ्य पे चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका जैव विविधता के स्तर या फिर प्रकार, और उसमें भी पहला प्रकार है आपका आनुवांशिक विविधता, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पूरा लिख तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आप सुनिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे भी रह रहा है, एक आदमी चीन में भी रह रहा है, ठीक है। तो दोनों में आपके क्रोमोसोम 23 है, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम का जोड़ा जो इंसानों में होता है वो 23 होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है। तो धीरे धीरे करके जो क्लाइमेट के हिसाब से जीवों में ये क्या कैपेसिटी होती है कि वो क्लाइमेट के हिसाब से ढल जाए, तो उसके क्लाइमेट के हिसाब से उसने अपना स्वरूप कुछ दूसरे टाइप का धारण कर लिया, मैंने अपना स्वरूप कुछ दूसरे टाइप से धारण किया, ठीक है, यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। तो उसी को बोलते हैं आपके आनुवांशिक विविधता, ठीक है। जीवों के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने से गुणसूत्र समान रहता है या फिर क्रोमोसोम समान रहते हैं, लेकिन उनमें उनके जीन्स में फ़र्क आ जाता है, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है आपके वहाँ के क्लाइमेट पे, ठीक है। उसी को बोलते हैं आपका आनुवांशिक विविधता, ठीक है। सेकंड देखते हैं आपका प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता का मतलब तो काफ़ी सिंपल है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में स्थित जीव जंतुओं में विविधता, वही है प्रजाति विविधता, और इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। इसके बाद है आपका सामुदायिक या फिर पारिस्थितिक तंत्र विविधता, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर क्षेत्र में स्थित वर्ग एवं समुदाय में स्थित जीव जंतुओं एवं पादपों की दूसरे वर्ग एवं समुदाय में स्थित जीव जंतुओं एवं पादपों से डिफरेंसेस होंगे, उसको कहा जाता है आपका सामुदायिक या फिर पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, ठीक है। जैसे कि मान लो एक रेगिस्तान में स्थित जीव जंतु और उनके पादपों का जो क्या कहना चाहिए विविधता, दूसरे किसी आपके एस्चुरी में स्थित पादपों एवं जंतुओं से उसकी विविधता होगी। वही आपके शैवाल में आपके जो कोरल रीफ्स में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनसे भी उनकी विविधता होगी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र चेंज होने से आपका जो जीव जंतुओं के बीच में विविधता पाई जाती है वो आपका कहलाता है सामुदायिक या फिर पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, ठीक है। एक मेंस का इसमें क्वेश्चन बन सकता है जो कि नीचे मैंने लिखा हुआ है कि भारत में जैव विविधता के कारक क्या हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप अपने वर्ड लिमिट के हिसाब से जमा के देख लीजिएगा। मेरे को नहीं लगता कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आएगा, लेकिन मेंस में आ सकता है, तो उसको देखना। तो सबसे पहला तो है आपका भारत का विस्तार होना। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। ठीक है, 3214 इसकी नॉर्थ से वेस्ट तक आपकी दूरी है, और साउथ से क्या मैंने बोला 3214 है आपके नॉर्थ से साउथ की इसके डिस्टेंस, और आपके ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है इसका 2933 किलोमीटर। ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र है तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत की जैव विविधता में भी डिफरेंस होगा। तो ये पहला पॉइंट में आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करिएगा। सेकंड है भारत की स्थिति। आपको पता ही होगा कि भारत जो है वो आपके भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, और भारत के सेंटर से आपके कर्क रेखा जाती है। ठीक है, 23.5 अंश नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा 8.4 से लेकर 37.6 तक, और इधर आपके 68 से लेकर 97 तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपके भूमध्य रेखा में स्थित जो भी आपके देश होंगे वहाँ पे पाई जाएगी। रीज़न उसका मैंने बताया नहीं, बताया क्या? रीज़न आपको पता ही होगा यार, संवहनी वर्षा होती है वहाँ पर, और जिसकी वजह से ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो भारत की स्थिति आपके कर्क रेखा में होने के कारण भी जैव विविधता में काफ़ी डिफरेंस आते हैं। ठीक है, ये सेकंड फैक्टर आप बता सकते हो। इसके बाद भारत की जलवायु में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पर तो आपको उमस वाली जलवायु मिलेगी। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ में आओगे तो यहाँ पे तो 12 महीना गर्मी रहता है, कि यहाँ कभी ठंडी ढंग से पड़ती नहीं है, पड़ती भी है तो लेटर ऑन कभी पड़ जाती है। लेकिन जनरली यहाँ का जो क्लाइमेट है उतना ज़्यादा ना तो ठंडी है ना तो कुछ का है। दिल्ली में जाओगे तो वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और आपकी ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये अलग क्लाइमेट है। आप हिमालय चले जाओ तो हिमालय में तो आपको 12 महीना आपका ठंडी रहेगी। ठीक है, तो जलवायु में विविधता होने से आपका वनों और बाकी सारे चीज़ों में भी काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे पेड़ जो होता है हमारा नॉर्मल होता है, जबकि हिमालय में जो पेड़ आते हैं वो टुंड्रा वनस्पति कहलाती है, कोनिकल शेप में उसके हो जाते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं जलवायु में परिवर्तन की वजह से। उच्चावाच मतलब होता है आपका धरातलीय संरचना, उसी को उच्चावाच बोलते हैं। भारत में नदी तालाब पेड़ पौधे नदी तालाब पर्वत पठार सब चीज़ है। ठीक है, उसमें डिफरेंस की वजह से भी क्या बोलते हैं अपने जैव विविधता में फ़र्क आ जाता है। मृदा मतलब भारत में बहुत प्रकार की मृदा पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मृदा, आपके लैटराइट हो गया। छत्तीसगढ़ में ही देख लो कितनी सारी मृदा है आपके लैटराइट हो गया, भाटा क्या बोलते हैं इसको, भाटा, डोरसा, कछारी, और क्या गोदा छावर, बहारा, ये सब नाम है ना लोकल यहाँ के मिट्टी को। तो मिट्टियों में डिफरेंस होने से आपके वन जो आपके पेड़ पौधे और बाकी सारे जीवों में भी डिफरेंस आएगा, तो मृदा से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। समुद्र से दूरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्र से जितना दूर होगा कोई भी सिटी, उतना ही ज़्यादा उसमें क्लाइमेट का फ़र्क आएगा। जैसे कि समुद्र के जो किनारे कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर लगभग साल में ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ पर ठंडी पड़ती है कभी। वहाँ का जो जलवायु रहती है वो लगभग इवन बना रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है तो क्लाइमेट भी चेंज होता जाता है, और उस हिसाब से आपके जैव विविधता में फ़र्क आता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपको इंक्लूड करना चाहिए अगर आप मेंस में लिख रहे हैं। तो अपने तरीके से इसको जमा के अगर आप मेरे को भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ भेजिए, आपका हार्दिक स्वागत है। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है, चेकआउट करें। इसके आगे क्या हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज़ करेंगे, जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए एक और टॉपिक देखते हैं जैव विविधता से संबंधित, और उसमें है आपका जैव विविधता के क्षेत्र, और इसको जैव विविधता के तप्त स्थल भी बोला जाता है। ठीक है, भारत में ऐसे 4 हॉटस्पॉट या फिर तप्त स्थल है जैव विविधता के, जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, जिसमें है आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ठीक है, और इसमें मैं कुछ आपको प्रजातियों के नाम बता रहा हूँ, और उसको याद रखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। जैसे आपको पूछा जा सकता है सुनहरा लंगूर कहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है लॉयन टेल्ड मकाक कहाँ मिलता है। सो सब चीज़ आपको याद रखना है, और एटलीस्ट उसका क्षेत्र याद रखो।
जैसे आपके पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में आपका कुछ जीव पाया जाता है, जैसे कि पिग्मी हॉग पाया जाता है, सुनहरा लंगूर पाया जाता है, स्लोथ बियर, बियर मतलब पीने वाला नहीं ना, भालू, ठीक है, हिम तेंदुआ मिलता है वहाँ पर। पश्चिमी घाट और श्रीलंका का एक दूसरा क्षेत्र है, ठीक है, जो कि आपके वेस्टर्न घाट से लेकर श्रीलंका के आपके साउथ और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्रों में तक फैला हुआ है, जिसमें आपका एशियाई हाथी, ठीक है, भारतीय बाघ, बड़े आकार की गिलहरी और ये लॉयन टेल्ड मकाक। और ये बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखा है वेरियस एग्जाम में, लॉयन टेल्ड मकाक कहाँ मिलता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सिंह पूंछ बंदर, और ये मिलता है पश्चिमी घाट में, ठीक है। इंडो वर्मा क्षेत्र, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है और आपके ब्रह्मपुत्र के दक्षिण से लेकर आपके पूरे म्यांमार के क्षेत्र में, और इसका विस्तार बहुत कम है भारत में, ठीक है। यहाँ पे वाइट ईयर्ड नाइट हेरॉन, ग्रे काउंट क्रॉकियस, ऑरेंज नेक्ड पैट्रिच, ठीक है, ये सबको सर्च करके देख लेना गूगल में ये होते क्या है, तो याद रहेगा कि हाँ ये मिलता है करके। मैं भी दिखा नहीं सकता, नहीं तो दिखा देता, उसमें क्या है। सुंडरालैंड और ट्रिनिकेट और अंडमान निकोबार, ये चौथा क्षेत्र है भारत में, और इसका भी विस्तार केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और इसमें जो पाए जाते हैं जो मेन जानवर है, जैसे कि आपका प्रवाल भित्ति पाया जाता है आपके अंडमान निकोबार में। स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ बे आइलैंड, वहाँ पे आपको कोरल रीफ देखने को मिल जाएगा। मैं गया हुआ हूँ तो मुझे पता है, डूब के भी देखा अंदर। वेल ड्यूगोंग मतलब आपका समुद्री गाय बोलते हैं इसको, और ये केवल नीचे में जो भी आपके घास वगैरह रहती है उसको खाती है। और कछुआ, ठीक है, आपको पता है कि अंडमान निकोबार में ऑलिव रेडली टर्टल मिलता है, मराइन नेशनल पार्क वहाँ पर है, वहाँ पे आता है। इसके अलावा आपके ऑलिव रेडली टर्टल आपके भीतरकनिका आइलैंड, आपके भीतरकनिका और गहीर माथा करके दो जगह है आपके उड़ीसा में, वहाँ पे भी मिलता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया यार, मतलब गिनती नहीं है, ये सब क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, लॉयन टेल्ड मकाक, ऑलिव रेडली टर्टल के ऊपर कहाँ कहाँ मिलता है, ये सब क्वेश्चन आपके बहुत बार आते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। और आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का बताऊंगा, और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता हूँ और आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके बताऊंगा। आप मैच करते रहिएगा, कोई भी अगर टॉपिक छूटे तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और काम करना है, जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबाना है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे CGPSC, ACF और बाकी सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। अभी 250 के आसपास लगभग पहुंच गए हम लोग सब्सक्राइबर में। 1000 सब्सक्राइबर जैसे कंप्लीट होते हैं तो मैं आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लास के थ्रू पढ़ाऊँगा, और उससे आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। और प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, तो उससे मुझे भी फ़ायदा होगा। सो प्लीज़, यही मैं बोलना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।